सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल्दो इसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं है जितना दूसरे चैप्टर्स का है। स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट 1-2 क्वेश्चंस फ्रॉम इट। सो मेरी आपको यही सलाह है कि आप इस वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये इंडिया ईयर बुक की समरी है जो हमने लगभग 850 पन्ने की थी, जिसे हमने 140 पन्ने में इस तरह से कन्वर्ट किया है कि कोई भी फैक्ट्स छूटे ना रह सकें। दूसरी बात, बहुत ही जल्द आपका प्रीलिम्स होने वाला है और ऐसे टाइम पे मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होंगे कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। उससे रिलेटेड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसमैनेज कर चुके हैं एंड आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आपने जो कुछ पढ़ रखा है आप उसे रिवाइज़ कर लें। लेकिन अगर आपको ये बात फील हो रही है कि उसके नंबर ऑफ़ पेजेज इतने ज़्यादा हैं कि आप उसे रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो फिर एक इसका अल्टरनेटिव हो सकता है। ये nilesh.cir442.com ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इस इंडिया ईयर बुक की समरी मिल जाएगी। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के स्टैटिक के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस विजन IAS के जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट नंबर 1 to 35, इसके हमने शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं। यहाँ पे हमने वाजीराम का करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं, हमने फोरम SFG के टेस्ट डाल दिए हैं। और ये इस तरह से हैं कि अगर आप इसे पढ़ने पे आएंगे तो आप एक एक दिन में एक एक कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 150 पन्ने के आसपास है। लाइक लेट्स से दिस वाजीराम वाला जो टेस्ट है, फोरम वाला भी समथिंग लाइक दैट उसमें मेंशन है, आप दे पढ़ लेंगे एक बार। तो इसमें भी कई सारे टेस्ट एक साथ कवर्ड है, मतलब काफ़ी कम पेजेस में ना आपका काफ़ी अच्छा कवरेज है। एंड उसके अलावा PT65 के शॉर्ट नोट्स। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, लाइक स्टैटिक आपने पढ़ लिया, लेट्स से कि आपने ये इतना कर लिया, तो अभी भी देयर आर चांसेस कि आप अपना मेंस लिख लेंगे। इससे ज़्यादा करने के चक्कर में ना पड़े। देखिए लास्ट टाइम है, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। सो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले कि मुझे इतना ही करना। अगर आप इतना ही करने पे आ जाएंगे तो आप कर लेंगे। आपको ये बात पता है कि इवन विजन के टेस्ट से ही आपका काफ़ी कुछ रिवीजन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो वाजीराम की जो पावर अप की टेस्ट है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। मृणाल सर के हमने नोट्स बना रखे हैं। तो इस तरीके के जो मटेरियल है जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है देयर इज़ द लाइक गैप इन द प्रिपरेशन, जो आपकी बुक ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है, उसके लिए तो आप उसे मत लेना। लेकिन जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, लाइक समझ में नहीं आ रहा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ें, तो 30 पन्ने में आर्ट एंड कल्चर ख़त्म है, तो ये पढ़ लेना। इससे आपका उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। आज का जो चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट। हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर एनर्जी, फिर देन वाटर रिसोर्सेज, देन एनवायरनमेंट। ये जो 4 चैप्टर्स के बाद बाकी चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें जल्दी हो जाएंगे। एंड देन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम का था, क्योंकि दिस इज़ ए सेंट्रल वाला एग्जामिनेशन, तो स्टेट स्पेसिफिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो इट विल बी कवर्ड। सो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हम जल्दी से आपका ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर कर लें। ट्रांसपोर्ट में पहला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज। दिस इज़ द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। एक हिस्टोरिकल आपका दिया हुआ है कि पहली जो आपकी ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने चली थी, कवरिंग 34 किलोमीटर्स। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चीज़ है, ये आप याद कर लेना। कभी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग। रेलवे जो है 17 जोन्स में बटा हुआ है, इसके क्या हेडक्वार्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर ये चीज़ नॉर्मली UPSC नहीं पूछता है, बट अक्सर देखा गया कभी कभी वो मैच दी फॉलोइंग में ना, जैसे कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन सा था, अभी लास्ट ईयर जैसे वो सवाल आया था, तो इस तरीके के सवाल भी वो पूछ सकते हैं। इंडिया ईयर बुक में स्पेशली दे रखा है, तो हमें ये चीज़ तैयार होनी चाहिए, ठीक है। देर आर 12 सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइज इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए, ठीक है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये थोड़ा सा इनके बारे में है जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लाइक राइट्स लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा। फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड पावर मैनेजमेंट। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली में जो है, दिस इज़ द फाइनेंशियल आर्म ऑफ इंडियन रेलवे फॉर रेजिंग फंड्स। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है नाम से ही क्लियर है, लॉजिस्टिक, कंटेनर ट्रांसपोर्ट एंड टर्मिनल ऑपरेशन, ये इसका फंक्शन है। देन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कोंकण रेलवे को ऑपरेट करता है।
एक सवाल आपसे मेरा ये है कि कोंकण रेलवे किसके से कहाँ तक चलती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से चलती है? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. देन मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन मुंबई executes railway infrastructure projects in Mumbai suburban region. Then you have this Indian Railway Catering and Tourism Corporation, this Railtel, Rail Vikas, dedicated freight corridor, this. तो अब हम बढ़ते हैं रेलवे फाइनेंस के बारे में. वी डू अर्लियर 2016-17 तक हमारे पास एक सेपरेट रेलवे प्रोजेक्ट था, मतलब बजट इसका एक सेपरेट आता था और दो बजट्स आते थे बेसिकली. एक तो आपका बजट आता था एंड देन वी द फाइनेंस मिनिस्टर यूज टू प्रेजेंट द no, it's not the finance minister, rather it's the minister of railway who used to present the railway budget separately. ठीक है, 2016-17 तक, बाद में से मर्ज कर दिया गया 2017-18 वाले बजट से. तो ये पूछ सकता है कि रेलवे बजट कब मर्ज किया गया. ठीक है, पहले 16 डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती थी, अभी एक सिंगल डिमांड इसकी होती है. उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ खास काम का नहीं है. देन यू हैव दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम. ये स्कीम 2023 में लॉन्च की गई थी. किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? नाम से क्लियर है, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. क्यों? क्योंकि उनको मॉडर्नाइज करना था और रीडेवलप करना था. जो हमारे लगभग 1300 रेलवे स्टेशन है नेशन वाइड, उनको मॉडर्नाइज करना था, रीडेवलप करना था. बेसिकली जो भी चीज़ें थी, जो भी आपके रेलवे स्टेशन हैं, इसको वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे एक मॉडर्न मल्टी मॉडल हब्स में. सो इट वॉज लॉन्च बाय दिस फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैसेंजर एमिनिटीज़. देन यू हैव दिस अमृत भारत ट्रेन्स. ये कैसी ट्रेन्स हैं? ये दिस इज़ द न्यू क्लास ऑफ मॉडर्न एक्सप्रेस ट्रेन सर्विसेज अंडर द इंडियन रेलवे. ये नॉन एयर कंडीशनड हैं, कॉस्ट कम होती है. यू विल बी हैविंग हियर स्लीपर एंड अनरिजर्व ट्रेन सर्विसेज. ठीक है, so it is the super fast express service operated by Indian Railway, non air conditioned, low cost sleeper cum unserved service connecting cities that are more than 800 kilometers apart and take more than 10 hours to travel with existing services. इसमें 12 स्लीपर कोचेज होती हैं, 6 जनरल कोचेज होती हैं, 2 आपकी पार्सल के लिए. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके जो भी हमारे सोसाइटी है उसमें जो जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो लंबे ट्रैवल कर सकते हैं इसके थ्रू. ताकि जो आपने देखा होगा ना कि जो जनरल वाला डब्बा होता है उसमें कितनी भीड़ रहती है, ये उसी चीज़ के लिए लाया गया. की फीचर्स की परमानेंट कपलर फॉर जर्क फ्री ट्रैवल, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग विंडो एटसेट्रा. तो थोड़ा सा एडवांस टाइप का है अमृत भारत क्योंकि इसका नाम है. देन यू हैव दिस वंदे भारत एक्सप्रेस. ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ये इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक है और एयर कंडीशनड है. ठीक है, सो दिस इज़ द सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन सर्विस बाय द इंडियन रेलवे. ये इंडिया की पहली खुद से बनाएगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है एंड ये इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन में आती है. ठीक है, पहला जो रूट है ये इम्पॉर्टेंट है, वो दिल्ली से बनारस तक का है. तो इनफैक्ट ये जो हम आपकी ये वाली ट्रेन है ये इलाहाबाद होते हुए जाती है, मैं भी वहीं पे उतर जाता हूँ. ठीक है, देन ये कुछ इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन जनरल आजकल ये डाल ही रहे हैं वैसे सारी ट्रेन्स में. देन अगर रेलवे से अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ इंडियन रोड नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड और नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क, लेकिन 40% टोटल ट्रैफिक यहाँ से मूव करता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन इसके बाद इसमें और कुछ खास काम का नहीं है, स्पेशल फोकस तो नॉर्थ ईस्ट में है ही है हमारा. देन डायरेक्टली आते हैं विजन 2047 मास्टर प्लान. इसका विजन 2047 मास्टर प्लान, देखो ये एक आपने टर्म सुन रखा है विकसित भारत. हमें अपने देश को डेवलप करना है, कब तक करना है? 2047. ठीक है, और तब तक हमें वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर कंट्री इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड नेशन. और ये ईयर हमने क्यों चुना है? क्योंकि दिस इज़ द 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज द गवर्नेंस रिफॉर्म्स ताकि इंडिया इमर्ज एज द ग्लोबल लीडर एंड डेफिनेटली सिटीजन्स की लाइफ
दैट विल बी वेरी गुड, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। तो इसी के बारे में थोड़ा सा देश द जीडीपी प्रोडक्शन, हमें अपना जीडीपी प्रोडक्शन अभी हमारा $3 ट्रिलियन था, तो हमें इसे $32 ट्रिलियन तक लेके जाना है। देन फ्रेट ट्रैफिक प्रोजेक्शन स्ट्रेट लिखा हुआ है, की चैलेंजेस हमें जो एड्रेस करनी है, कौन सा अप्रोच, गोल टू इंश्योर 98% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स विद इन द 100 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड रेलवे। तो ये रेलवे से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है। देन यू हैव दिस भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा लॉन्च की गई थी और ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है जिसका पर्पज़ इतना सा है कि हमें इंडिया का जो रोड नेटवर्क है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सो दैट देयर इज़ सीमलेस कनेक्टिविटी, देयर इज़ लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, देयर इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें इतना किलोमीटर डेवलप करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। फोकस एरिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रूट्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रूट्स। देन यू हैव दिस नेशनल हाईवे इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग है। 10% ऑफ द टोटल बजटरी एलोकेशन हमने यहाँ के लिए किया है, ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है। देन वी हैव दी बांग्लादेश कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो बांग्लादेश ने बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ किया है, जैसे ट्रांसपोर्ट सुधारना है, एनर्जी सुधारनी, डिजिटल सेक्टर्स को भी सुधारना है, तो दैट इज़ अ कनेक्टिविटी फॉर देम। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू रोड्स, ट्रेन्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत देयर इज दिस अगरतला सबरूम रोड एंड फेनी ब्रिज। दिस वाज, ये इंडिया के असिस्टेंस से बन रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटेड बाय दिस इन त्रिपुरा, कनेक्ट्स चिटागोंग पोर्ट वाया फेनी ब्रिज। देन यू हैव दिस NH51 तुरू टू डालू, मेघालय में अपग्रेड किया गया अंडर जीका ODA लोन। व्हाट इज जीका? एक ODA लोन। तो दिस इज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय जीका। जीका इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी टू डेवलप। तो ये वहाँ से मिला है ताकि ये लोग अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है। तो दिस इज द जापान्स बाईलेटरल एड बेसिकली। फॉर वाई दे आर गिविंग इट? टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ इन द पार्टनर कंट्रीज। ODA लोन्स क्या होते हैं? ये कंसेशनल लोन्स हैं जो उनके फेवर में दिए जाते हैं, फेवरेबल टर्म्स में दिए जाते हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा या फिर लंबे समय बाद दे सकते हो, 30 से 40 साल बाद दे सकते हो, और जनरस ग्रेस पीरियड्स वगैरह होते हैं कि भैया ठीक है, नहीं है तो बाद में दे देना, समथिंग लाइक दैट। देन यू हैव दिस शिलोंग डाउकी रोड enhances connectivity with this Talabung Lunglei road, construction underway, improves this. Then you have this Myanmar connectivity project, Imphal More road. This is the part of Asian highway. क्या है ये एशियन हाईवे? देखिए, एशियन हाईवे इज़ एशियन हाईवे नेटवर्क का बेसिकली एक वन ऑफ द मेन रूट है, ठीक है, जो कि देनपसार, जो कि बाली में है, यहाँ से लेके ईरान इराक बॉर्डर तक जाता है। कहाँ पे? खुशरावी। तो बेसिकली दिस ट्रैवल्स अराउंड लाइक 13,000 किलोमीटर के आसपास है। 9 कंट्रीज़ के द्वारा ये रूट ट्रैवल करता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओ पीडियार, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं। देन वी हैव दिस IMT, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये आपको पता होना चाहिए, 250 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो कि इंडिया के मोरे, इंडिया में जो मोरे है उसको कनेक्ट करता है थ्रू दी माईसौत इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ठीक है। देन यू हैव दिस आइजवाल लंगतलाई जंक्शन। देन यू हैव दिस नेपाल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड कनेक्ट्स दिस। फ्रंटियर हाईवे क्या है? ये 2000 किलोमीटर का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारा, जहाँ पे हमें क्या करना है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है बेसिकली मकमोहन लाइन के अलॉन्ग जो है, जो कि बेसिकली हमारी डी फैक्टो इंडिया चाइना बॉर्डर है, उसके अलॉन्ग ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट हमें बनाना है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट इट इज़। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जब वहाँ पे रोड्स वगैरह बना लेंगे तो पहली चीज़ तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी हो जाएगी, डेवलपमेंट होगा, और ज़रूरत पड़ने पे हमारी आर्मी भी पहुँच सकती है, डेफिनेटली उसका एक रोल तो है ही है। और दूसरी बात, चूँकि लोगों का मूवमेंट आराम से होगा तो लोग वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ द फ्रंटियर हाईवे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रंटियर हाईवे कहाँ पे बन रहा है, स्टेट्स के नाम दे देगा, ठीक है। तो दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश ओनली। देन यू हैव दिस मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क
दिस इज अंडर PM गति शक्ति योजना एंड दिस बूस्ट लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट नोड्स। देन यू हैव दिस पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला क्या है? पर्वतमाला का बेसिक पर्पज़ ये है कि दिस इज़ टू डेवलप अर्बन एंड रीजनल रोपवे सिस्टम। तो रोपवे के थ्रू जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि एक तो ये इको फ्रेंडली होता है, एफिशिएंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो इम्प्रूव लास्ट लाइन कनेक्टिविटी इन हिली एंड प्रमोट टूरिज्म हिली एरियाज़, क्योंकि हिली एरियाज़ में जाना है तो रोड्स अगर आप काट के बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर आप रोपवे के थ्रू अगर चीज़ों को लोगों को लेके जा रहे हैं तो वो काफ़ी आसान काम है। देन यू हैव दिस लैंड एक्विजिशन फॉर नेशनल हाईवे। भाई जाहिर सी बात है, नेशनल हाईवे अगर आपको बनाना है तो आपको लैंड एक्विजिशन चाहिए। ये गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल हाईवे एक्ट 1956 एंड राइट टू फेयर कंपनसेशन इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। ठीक है। देन यू हैव दिस भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पर्पज़ क्या है कि हम लैंड ओनर से जो भी लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं उसका उनको एक प्रॉपर कंपनसेशन दे सकें एंड वो कंपनसेशन को हम राशि कहते हैं। ठीक है, इतनी राशि दी गई है। तो पर्पज़ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन एंड फंड रिलीज। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन वी हैव दिस यूज ऑफ इनोवेटिव मटेरियल्स एंड टेक्निक्स इन हाईवे प्रोजेक्ट्स। तो ये अलग अलग मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं ताकि जहाँ पे जो पॉसिबल है हम वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो ये आपसे सीधे पूछ सकता है इसमें से कौन कौन सा मटेरियल या टेक्निक होती है जो हाईवे प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकती है। तो जस्ट इसके नाम याद कर लें, ध्यान रख लें और इससे रिलेटेड पर्पज़ ध्यान रख लें। ठीक है, एक बार मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ, फिर स्क्रीन शॉट लीजिएगा, इसमें कुछ एक्सच बताने वाला नहीं है। देन वी हैव दिस ड्रोन फोटोग्रामेट्री फॉर प्रोजेक्ट सर्विस। इसका पर्पज़ क्या है? हम क्या करेंगे यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV यूज करेंगे जिनमें कैमरा होगा लगे रहेंगे ताकि हम एरियल इमेजेज होगा ले सकें। उसके बाद उन इमेजेस का यूज करेंगे और हम 2D और 3D मॉडल्स बनाएंगे जो भी एरिया हमने सर्वे किया है। सो यू विल बी एक्चुअली प्रोजेक्ट सर्वे, जो भी सर्वे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका आप सर्वे करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे। सो दैट्स इट, इसका ये पर्पज़ है। देन यू हैव दिस ई-टोलिंग एंड फास्टैग इम्प्लीमेंटेशन, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो टोल अब के लिए अब आपके पास एक इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू लाइक आपके पास एक बारकोड होता है जो आपका टोल आपका वो रीड कर लेता है आपके फास्टैग से, विच इज़ RFID बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम एंड आपका पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है और आपको फिर लाइन में वेट नहीं करना पड़ता। देन कम टू दिस मैरीटाइम डेवलपमेंट। फॉर दिस मैरीटाइम डेवलपमेंट वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स। ये आपकी ऑलरेडी जियोग्राफी में दिया हुआ है। आई स्ट्रांगली पर्सनली एडवाइस यू इन 12 प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं इसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट वो 12 मेजर पोर्ट्स कौन से हैं और किस स्टेट में हैं, और अगर किसी को कोई खास बात क्या है तो वो क्या है, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। देन ट्रेड बाय वॉल्यूम बाय मैरीटाइम। 96% जो इंडिया का ट्रेड है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड वाया सी रूट्स। क्यों? क्योंकि सी रूट्स पहली बात तो बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसे बाई एयर लेके जाएंगे तो बड़ी दिक्कत है। 68% ऑफ द इंडिया ट्रेड बाय वैल्यू इज सी बोर्न। ठीक है, अब आते हैं शिप रिसाइकलिंग की। तो इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन शिप रिसाइकलिंग, और ये याद कर लेना वी हैव द लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये कहाँ पे? अलंग सिसोशिया यार्ड जो कि गुजरात में है। इंडिया एक्सीटेड टू द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो पूछ देगा हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है। सो दिस इज़ फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, इसको ये कहते हैं हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर। इसका पर्पज़ ये है कि जब अपनी शिप्स अपने मतलब दे रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ दियर लेट्स से दियर ऑपरेशनल लाइफ्स, तो उनको हमें इस तरह से रिसाइकिल करना है कि उसमें जो भी केमिकल्स हो गए हैं वो बिल्कुल इस तरह से डिस्पोज ना हो कि भैया पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैले। रेदर हमें उसे रिसाइकिल करना है विदाउट अफेक्टिंग द नेचर। ठीक है, और इसके केस में इंडिया इज़ नंबर 1। देन यू हैव दिस लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स, दैट इज़ द मैरीन नेविगेशन एड्स। द रिलेटेड एजेंसी टू इट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। फंक्शन इसका बेसिकली यही है, टू प्रोवाइड मैरीटाइम नेविगेशन सर्विसेज टू इंश्योर सेफ पैसेज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल एड्स के नाम पे हम लाइट हाउसेज बनाएंगे, बॉयज़ बनाएंगे, बीकन्स बनाएंगे। रेडियो एड्स के नाम पे वी विल बी प्रोवाइडिंग डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम,
रेडार बीगन्स, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट पे। व्हाट इज दिस सागरमाला प्रोजेक्ट? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड मैरीन नेविगेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज इन कोलकाता। सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इंडिया की एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हमने डिसाइड क्या किया कि हमारा जो 7,517 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है और जो हमारे 14,500 किलोमीटर के नेविगेबल वाटरवेज हैं, ठीक है, हम इनको चुनेंगे एंड वी विल गो फॉर द पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा कि हम बेसिकली यहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट घटानी है एंड डोमेस्टिक ट्रेड हमें बढ़ाना है वाइल मिनिमाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इतना ही पूछेंगे आपसे। कोर फोकस एरिया पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। So Sagarmala aims to reduce EXIM and domestic logistic cost. It is focused on multimodal port connectivity, PPP projects and coastal employment. This at Lothal is the part of Sagarmala cultural initiative. ये याद आप कर लेना. Then you have this Maritime India Vision 2030. What is this? Is the blueprint for maritime sector growth. किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। Time horizon this focus port led industrialization, fleet expansion, cruise tourism and inland water transport. Then envision increase in cargo capacity, port connectivity and logistic efficiency and this support make in India etc. ये सब बोल बच्चे ना, मेनली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है। Then we have this inland water transport, ठीक है। हमारे यहाँ जो वाटरवे है जो नेविगेबल है, इसकी जो लेंथ है वो 14,500 किलोमीटर है। सो दिस इज इवन मोर देन अवर दिस बॉर्डर लाइन, ठीक है, जो हमारी कोस्टल एरिया जो कोस्टल लाइन है, ठीक है। नोडल एजेंसी इसको हैंडल करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फ़ायदा ये आपको पता ही है कि दिस इज़ गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, फ्यूल एफिशिएंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कुछ इनिशिएटिव्स इसके अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। पहली चीज़, हमने वी हैव नाउ 26 नेशनल हाईवेज़, ठीक है। देन नेशनल हाईवे 1 की बात कर लें तो ये गंगा के ऊपर है जो कि वाराणसी से हल्दिया तक है, तो ये लेंथ याद कर लेना। उसके अलावा आपके ज्योग्राफी में ऑलरेडी दे हैव गिवन सम ऑफ द नेशनल वाटरवेज, उसको कहाँ से कौन कनेक्ट करता है ये आप अच्छे से पढ़ लेना। देन जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वाटर बैंक सपोर्टेड है, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है। यहाँ पे हमारा पर्पज़ क्या है कि हमको नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा रिवर के अलॉन्ग है, जो कि हल्दिया और बनारसी के बीच में है, इसको हमें डेवलप करना है। दिस इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसका जो पर्पज़ है वो सिंपल सा है कि हमें एक सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप करना है ताकि हमारा कमर्शियल नेविगेशन या कमर्शियल जो चीज़ें हैं वो बढ़ सकें, ठीक है। देन कुछ कंपोनेंट हैं इसके, जैसे कि मल्टी मोडल टर्मिनल्स, नेविगेशनल लॉक, फेयर वे डेवलपमेंट एटसेट्रा। देन एक चीज़ है अर्थ गंगा प्रोजेक्ट। अर्थ गंगा प्रोजेक्ट ये बेसिकली दिस इज़ द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल दैट इज़ एक्चुअली इंटीग्रेटेड इन लेट्स से दिस नर्मदा गंगा प्रोग्राम, जहाँ पे हमें लोगों को और नदी को जोड़ना है थ्रू एन इकोनॉमिक ब्रिज, फोकसिंग अपॉन द लाइवलीहुड जनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो अर्ध गंगा, पैसा वाला गंगा, ऐसे याद कर सकते हो। फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अलॉन्ग द नेशनल वाटरवे 1 एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट द गंगा एंड द पीपल फॉर द लाइवलीहुड जनरेशन। तो गंगा नदी के अलॉन्ग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। देन नेशनल वाटरवे 2 एंड नेशनल वाटरवे 16 दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसमें क्या है कि नेशनल वाटरवे 2 इज़ ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 16 इज़ ऑन बराक रिवर फॉर रीजनल एंड बांग्लादेश ट्रेड। ये याद कर लेना। स्पेशली देखो जो स्पेस आपके इंडिया ईयर बुक में दिया है ना, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। देन कुछ इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें जैसे आपकी इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल है। इसका पर्पज़ इतना सा है कि हमें वी हैव टू डेवलप दी होलिस्टिक इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। देन यू हैव दिस हरित नौका गाइडलाइंस। तो बेसिकली हरित नौका से नाम ही क्लियर है कि हमें ग्रीन एंड सस्टेनेबल बोट्स को प्रमोट करना है। देन यू हैव दिस रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047, स्ट्रेटेजिक प्लान टू प्रमोट रिवर क्रूज टूरिज्म।
ठीक है, क्योंकि तभी तक हमें इंडिया को डेवलप भी बनाना है. देन वी हैव दिस ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन MP, गुजरात एंड दिस पार्टनरशिप फॉर द प्रमोशन ऑफ IWT एंड रिवर टूरिज्म, दैट इज़ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रिवर टूरिज्म. तो किन लोगों के बीच में, किन स्टेट्स के बीच में ये एग्रीमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. देन वी हैव अ न्यूज रिगार्डिंग दिस डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी, दिस इज़ द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. और एयर इंडिया का विनर बिड जीता है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड. ये दिस इज़ ओन बाय टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड. मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जब लिया था तो इन्हीं से लिया था, टाटा से लिया था. अब टाटा ने वापस इस पर अपना होल्ड कर लिया है. ठीक है, तो उनका एक इमोशनल कनेक्ट भी है. इट्स नॉट ओनली कि भाई उन्होंने कोई प्राइवेट डील जीती है, बिकॉज दैट एक्चुअली ओरिजिनली बिलोंग्स टू द टाटा ऑल्सो. ठीक है, तो ये कुछ फंड्स की वैल्यू है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज द बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस मार्क्स द फर्स्ट मेजर प्राइवेटाइजेशन ऑफ ए पब्लिक सेक्टर एयरलाइन. ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टैलेस प्राइवेट लिमिटेड इज नाउ द ओनर ऑफ एयर इंडिया, AIXL एंड AISATS. देन यू हैव दिस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, पूरे देश का नाम नागरिक, ये अक्सर आप पढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो हमें बेसिकली रीजनल एयर कनेक्टिविटी सुधारनी है और इसके लिए हमें जो एयर ट्रैवल है वो अफोर्डेबल बनाना है. नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है. देन वी हैव दिस एयर फेयर कैप ₹2500 पर आवर ऑफ फ्लाइट फॉर सेलेक्ट RCS रूट्स. ऑल्दो पता नहीं ये कितना फॉलो होता है. कभी कभी तो लाइक इलाहाबाद का जो रूट है, कभी कभी तो 10,000 रुपये भी दिखते हैं. तो कितना फॉलो हो रहा है, कितना गैप है, उसमें भी कंडीशंस हैं. बट ठीक है, चलो लिखा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए. देन यू हैव दिस इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सिविल एविएशन. तो ये जनरल चीज़ें हैं. लाइक इंडिया हैज़ अ एयर सर्विस एग्रीमेंट विथ 116 कंट्रीज़. यहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है ओपन स्काई पॉलिसी. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, व्हाट इज़ दिस ओपन स्काई पॉलिसी? देखो, ओपन स्काई पॉलिसी ये इंडिया नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है. इसका मेन पर्पज़ है कि जो हमारा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक है, ठीक है, उसे हमें मतलब वी हैव टू अलाउ इट फॉर द ओपन एयर. ओपन एयर में क्या होगा कि आप हमारे यहाँ जा सकते हैं, हम वापस आ सकते हैं. मतलब हमारी फ़्लाइट आपके यहाँ आ सकती है, आपकी फ़्लाइट हमें वापस आ सकते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. देन दैट इज़ वाई दिस इज़ द ओपन स्काई पॉलिसी. तो देर आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स विद द सार्क नेशंस. लाइक इंडिया ऑफर्स अनलिमिटेड फ्लाइट टू सार्क कंट्रीज़. सार्क कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं? अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ऑन दी रेसिप्रोकल बेसिस. ऑल्दो अभी ये सस्पेंडेड है. देन यू हैव दिस बियॉन्ड 5,000 किलोमीटर्स, लाइक कंट्रीज़ जो दे आर विच आर लोकेटेड इंटायरली अलॉन्ग द 5,000 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम न्यू दिल्ली, जैसे कि ग्रीस हो गए, जापान हो गए. दे कैन ऑल्सो ऑपरेट अनलिमिटेड फ्लाइट्स टू मेजर इंडियन एयरपोर्ट सच एज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता. तो हम फॉरेन कंट्रीज़ को अनलिमिटेड फ़्लाइट्स अलाउ करते हैं 6 सिटीज़ के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. ये नाम तो ऐसे ही याद हो जाएगा. 2 और याद कर लो, हैदराबाद, बेंगलुरु. ठीक है, तो ये 6 नाम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली वी हैव एन ओपन स्काई अरेंजमेंट विथ मालदीव्स एंड जमाइका एंड लेटेस्ट विद द न्यूजीलैंड. एज ऑफ May 2024 24 कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ओपन स्काई एग्रीमेंट है. देन अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, देन वी हैव दिस ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी. तो ग्रीन फील्ड, यू नो व्हाट इज़ ब्राउन फील्ड, यू नो व्हाट इज़ ग्रीन फील्ड. तो ये जनरल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है. टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. ठीक है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अप्रूवल टोटल 21 हैं. ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल मिला है. इंपॉर्टेंट है, 2024 का आप सवाल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है. जस्ट प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स, इट्स इम्पॉर्टेंट. देन कितने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हैं, ये भी नाम ध्यान कर लेना. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस कैन बी आस्क्ड, इट्स इम्पॉर्टेंट. नाम याद रखने की कोशिश करेंगे. देन यू हैव कुछ चीज़ें स्पेशली आपको नोट कर लें. दैट हिरासर विच इज़ राजकोट इज़ द लेटेस्ट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड. ये लेटेस्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है.
ठीक है, चलो ग्रीन फील्ड यहाँ पे डेफिनेशन तो ऐसे लिखी है, दिस इज बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच ऑन ए न्यू साइट अनलाइक ब्राउन फील्ड विच इज रीडेवलपमेंट। देन यू हैव दिस डिजी यात्रा। ठीक है, व्हाट इज दिस डिजी यात्रा? डिजी यात्रा में देखिए क्या होता है कि आपको ना, जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट जाने के बाद आपका फेस मैच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तब आपको अंदर जाने देते हैं। यहाँ पे आप सिंपल अपना डिजी यात्रा वाला है, आप स्कैन करके अंदर जा सकते हैं। सो दिस इज बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रेवल। ठीक है, सीमलेस कॉन्टैक्टलेस हैसल फ्री एयर ट्रेवल एक्सपीरियंस यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। की बेनिफिट एलिमिनेट्स नीड फॉर रिपीटेड रीवेरिफिकेशन ऑफ टिकट एंड आईडी। अभी मार्च 2024 तक कहाँ कहाँ पे डिजी यात्रा है अवेलेबल, ये वो हैं, इसको भी पॉसिबल हो सके तो याद कर लेना। देन यू हैव दिस गगन। गगन क्या है? दिस इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये इसरो और AAI दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। इसका पर्पज़ क्या है? टू ऑगमेंट जीपीएस सिग्नल्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, integrity, availability and continuity for civil aviation navigation। तो बेसिकली व्हाट इट इज़ डूइंग, तो इसका सिंपल सा है कि दिस इज ऑगमेंटिंग द जीपीएस कंस्टलेशन टू प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी, मॉनिटर्ड पोजीशन एंड नेविगेशन सर्विसेज ओवर द इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन एंड द सराउंडिंग एरियाज। सिंपल। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट प्रिसीजन अप्रोच एंड लैंडिंग ऑपरेशन इन सिविल एविएशन। गगन इंडिया का पहला SBAS दैट इज सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है एंड दिस इज एमंग ओनली अ फ्यू। देर आर, पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें तो कुछ ही हैं, जैसे WAAS USA के पास है, इग्नोस यूरोप के पास है एंड MSAS जापान के पास है। देन यू हैव दिस किसी उड़ान 2.0। व्हाट इज दिस किसी उड़ान 2.0? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2022 में आई थी and this came under Ministry of Civil Aviation in collaboration with, definitely क्योंकि कृषि की बात है तो Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। इसका मेन पर्पज़ है कि we have to promote the air transport of perishable agriculture and allied products from niche and grow airports to domestic and international market। ठीक है, तो कनेक्टिविटी होगी, तो फैसिलिटेट एंड इंसेंटिवाइज एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम रिमोट रीजन्स। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, हम लैंडिंग चार्जेस वेव कर देंगे, पार्किंग चार्जेस वेव कर देंगे, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस वेव कर देंगे, रूट नेविगेशन फैसिलिटीज़ चार्जेस वेव कर देंगे। अगर इस स्कीम्स की बात कर लें कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स इसके अंदर में लाइक दे आर कवर्ड, तो ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, द वेवर ऑफ चार्जेस इज बाई AI एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देन यू हैव दिस सुगम्य भारत। सुगम्य वर्ड जहाँ आ जाए, अंडरस्टैंड इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़। सो फॉर द एयरपोर्ट एक्सेस, लाइक आपका फ्लाइट वगैरह तक में आप अच्छे से जा सकते हैं, विद द डिग्निटी जा सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज द सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन एयरपोर्ट एंड एयर ट्रेवल सर्विस फॉर ऑल। Then you have this carbon offsetting and reduction scheme for international aviation CORSIA। ये ग्लोबल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनाया गया था 2016 में। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि वी हैव टू कैप एंड ग्रेजुअली रिड्यूस CO2 एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सिविल एविएशन, और ये कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ चाहता है 2020 से। ये इसका मेन पर्पज़ है। ठीक है, टू रिड्यूस कार्बन एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल एविएशन वाया ऑफसेटिंग मैकेनिज्म। ठीक, ऑफसेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये चीज़ करना चाहते हैं एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी इट इज़ ओनली ऑन द इंटरनेशनल फ्लाइट्स वेयर बोथ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टेट्स पार्टिसिपेट। देन वी हैव, इसमें देखो और कुछ है नहीं, लाइक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड रीड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इतना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है वी विल टेक अप द एनर्जी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।